नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज भारतीय हॉकी का ऐतिहासिक दिन है। इंडिया मांगे गोल्ड। भारतीय टीम से यही उम्मीदें हैं 140 करोड़ भारतीयों की कि वो जो हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रहा है उस पर हम वापस लौटें और आज का मैच यानी सेमीफाइनल मैच जीतकर फाइनल में जाएं और वहां जीतें गोल्ड। कितना व्यवहारिक है ये सब, ये इच्छा रखना, ये सोच रखना और ये ख्वाहिश पालना, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस शो पे और साथ ही साथ आपको बताएंगे रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, कहां चुनौतियां आ सकती हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है वही आपको बताते हैं कि आज भारतीय हॉकी का ऐतिहासिक दिन है। भारतीय टीम आज अपना सेमीफाइनल मैच खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत की जर्मनी से टक्कर है। रात 10:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक मैच शुरू होगा और आज की जीत के साथ ही एक मेडल पक्का हो जाएगा। यानी भारतीय टीम अगर आज का मैच जीत लेती है तो वो फाइनल में पहुंच जाएगी और फाइनल में पहुंचने का मतलब है कि एक मेडल उसका पक्का हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय हॉकी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था और ब्रॉन्ज मेडल के बाद एक बार फिर इतिहास रचने के बेहद करीब है भारतीय हॉकी टीम। बहुत सीधा सा गणित है, अगर मैच आज का जीतते हैं, फाइनल में जाते हैं तो फिर आपकी जो नजर होगी वो गोल्ड मेडल पर होगी और अगर वहां पर हारे तो सिल्वर मेडल मिलेगा। अगर आज भारतीय टीम हार जाती है तब फिर भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलना होगा। वो थोड़ा भारतीय फैंस कम ही चाहते हैं। भारतीय फैंस चाहते हैं और खासतौर पर जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है अभी तक इस पूरे ओलंपिक्स में भारतीय टीम की, बेल्जियम का वो एक मैच छोड़ दिया जाए जो भारत के लिए खराब रहा था, जहां भारत को हार का सामना करना पड़ा, उसके अलावा भारतीय टीम ने कमाल की परफॉर्मेंस की है। 5 दशक बाद ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ मैच खेलकर ग्रेट ब्रिटेन को हरा देना, यह आसान नहीं होता, लेकिन यह काम इसी भारतीय हॉकी टीम ने किया है और उसके पीछे वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून है जो इस वक्त भारतीय खिलाड़ियों के जहन में है कि उनको किस तरह से वो जो चमक है भारतीय हॉकी की, जो काफी वर्षों से कहते थे हम कि खो चुकी है, उस खोई हुई चमक को वापस लाने के लिए बताऊंगा अभी मैं आपको आगे भी कि किस तरह से ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि चुनौतियां, जो मैंने कहा था, चुनौतियां क्या है, असल चुनौती क्या है। अभी कुछ ही सेकंड पहले मैंने कहा ना कि पिछले मैच में भारतीय टीम ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 10 खिलाड़ियों के साथ खेला था सिर्फ, और वो भी 40 मिनट से ज्यादा का खेल। जितना स्पीड वाला ये खेल है उसमें आप जरा सोच कर देखिए सिर्फ कि आपकी विरोधी टीम के पास 11 खिलाड़ी हैं और आप 10 खिलाड़ी से उनका सामना कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो हॉकी का सिस्टम है वो सिस्टम ही बदल गया पिछले मैच में। हम कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, पिछले मैच में भारतीय टीम ने कहा डिफेंस इज द बेस्ट अटैक। और पिछला मैच देखने के बाद तो इतने खिलाड़ियों से जिनसे मेरी बात हुई, सबने ये कहा कि अब ये टीम रोकने से रुकने वाली नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस है। चुनौतियां कहां हैं, दिखाते हैं आपको, ग्राफिक्स बताते हैं कि चुनौतियां यही, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आज के मैच में अमित रोहिदास नहीं खेल पाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अमित रोहिदास को पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जिस मुकाबले का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं उसमें उनको रेड कार्ड दिखाया था रेफरी ने। उसके बाद 40 मिनट से ज्यादा का खेल 10 खिलाड़ियों के दम पर भारतीय टीम ने खेला। ना सिर्फ खेला बल्कि 10 खिलाड़ियों के साथ खेलकर भी जीत हासिल की थी और कहीं ना कहीं वो जो जोश, जज्बा, जुनून की मैं बात कर रहा था वो दिखाई दिया था। हालांकि ये एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि अमित रोहिदास ना सिर्फ अनुभवी खिलाड़ी हैं बल्कि भारतीय डिफेंस की वो जान है और उनका आज के मैच में ना खेलना भारतीय टीम को वो कमी, अगर आप खेल के लिहाज से देखिए तो वो कमी जरूर खलेगी। लेकिन पिछले मैच में जो भारतीय टीम ने किया है, पिछले मैच में भारतीय टीम ने जिस तरह का दमखम दिखाया है, जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है, जिस तरह का कमिटमेंट दिखाया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि उनके जहन में यह बात होगी कि हाँ हमारा एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा, बल्कि इंतजार इसी बात का होगा कि आज के मैच में जीत हासिल की जाए, फाइनल में जाएं और फाइनल में जाने के बाद फिर अमित रोहिदास आए और एक बार फिर वो जो पूरी कोर टीम है भारत की हॉकी की वो मिलकर भारत को गोल्ड मेडल जिताए। तो यही सपना है खिलाड़ियों का भी। और पिछले मैच में तो जिसने भी मैच देखा उससे यकीन मानिए वो चिल्ला ही रहा था जिस तरह से भारतीय टीम जीती है। तय समय तक जैसे ही 1-1 की बराबरी पर मैच खत्म हुआ ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, ये क्वार्टर फाइनल मैच की मैं बात कर रहा हूं,
हर भारतीय खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान थी। और वो मुस्कान क्यों थी? वो मुस्कान इसलिए थी क्योंकि बाजी अब पेनल्टी शूटआउट से तय होनी थी। और शूटआउट का मतलब आपके पास, जिसको मैं कहता हूं गॉड ऑफ गोल पोस्ट यानी PR श्रीजेश हैं, जो गोलकीपर हैं भारतीय टीम के। क्या कमाल की उन्होंने गोलकीपिंग की क्वार्टर फाइनल मैच में। पूरा का पूरा मैच का सिनेरियो बदल के रख दिया। 20 से ज्यादा बार ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने भारतीय गोल पोस्ट पर अटैक किया मैच के दौरान, लेकिन मजाल नहीं थी कि गेंद एक बार उनको पार करके जा पाए। वो 1-1 की बराबरी पर छूटा मैच। उसके बाद जब पेनल्टी शूटआउट शुरू हुआ तो आपको याद है पहले दो जो शॉट थे उस पर तो ग्रेट ब्रिटेन के जो खिलाड़ी थे उनको गोल करने में कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद PR श्रीजेश ने दिखाया कि वो क्यों कहा जाता है उनको कि वो गोल पोस्ट के गॉड हैं। उन्होंने तीसरे शूटआउट में, तीसरे जो शॉट पर उन्होंने पहले कंफ्यूज किया खिलाड़ी को, उसने गेंद ही बाहर मार दी और चौथे का जो हिट था उसको PR श्रीजेश ने कामयाबी के साथ रोक लिया। इस तरह क्वार्टर फाइनल भारतीय टीम जीतती है। और वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप आज के समय में कल्पना करके भी देखिए कि 11 खिलाड़ियों के मुकाबले 10 खिलाड़ी खेल रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, वो काम करके भारतीय टीम ने दिखाया। तो इसलिए भी भारतीय टीम की जो उम्मीदें हैं पिछले मैच के बाद, भारतीय फैंस की जो उम्मीदें हैं पिछले मैच के बाद, वो बहुत बढ़ी हुई हैं। और उसके बढ़ने में कहीं से कोई वो भी नहीं है। बिल्कुल व्यवहारिक बात ये, जिस तरह का खेल, मैं धनराज पिल्ले से बात कर रहा था कल, तो धनराज पिल्ले से मैंने कहा कि हम लोग बात करेंगे इस मैच पर आपसे और आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो उन्होंने कहा कि हम ये सेमीफाइनल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग जुड़ेंगे। तो एक तो अभी आप लोग जो लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छी जानकारी है कि आज जब मैच इंडिया का हो जाएगा उसके बाद धनराज पिल्ले से हम बातचीत करेंगे। उस बातचीत को हम आपके लिए प्रसारित भी करेंगे, उससे भी जुड़िएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि धनराज पिल्ले तक उस मैच को देखकर ग्रेट ब्रिटेन वाले बहुत रोमांचित थे, बहुत उत्साहित थे, आंखों में उनके आंसू थे। और वो यही कह रहे हैं कि इस तरह का खेल अगर भारतीय टीम ने खेला, इस लेवल का अगर परफॉर्मेंस किया, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब आते हैं, वो बात करते हैं जिसकी शुरुआत मैंने शुरू में की थी कि आखिर क्यों गोल्ड मेडल की उम्मीद है हमें, और आखिर क्यों गोल्ड मेडल के लिए हमारा जो दावा है वो बड़ा मजबूत है। इसलिए क्योंकि अब वो फिर वापस समय आया है जब हॉकी में हम कह सकते हैं कि हम एक सुपर पावर की तरह से डेवलप हुई है भारतीय टीम। भारतीय टीम आज अगर जीत जाएगी तो उसका सिल्वर मेडल पक्का हो जाएगा। 1960 में आखिरी बार, यानी सीधा सीधा आप जोड़ लीजिए 60 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है जब भारतीय टीम ने हॉकी के खेल में सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद से अभी तक सिल्वर मेडल नहीं आया है। आखिरी गोल्ड मेडल कब आया था? आखिरी गोल्ड मेडल आया था 1980 में। उसके बाद से गोल्ड मेडल नहीं आया है। और अब जो गोल्ड मेडल की लड़ाई है वो भी आपको बता देते हैं किस किस टीम से होगी। वो होगी दूसरा जो सेमीफाइनल है, स्पेन बनाम नीदरलैंड्स, यानी स्पेन और नीदरलैंड्स का जो मुकाबला है उसमें जो टीम जीतेगी उस टीम से टकराना होगा अगर भारतीय टीम भी जर्मनी को हरा के फाइनल में पहुंचती है। तो ये आपकी स्क्रीन पर हमने वो बताया कि किस तरह से भारत का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास की तो जानकारी हम आपको दे ही दें। साथ ही साथ यही बता दें कि 8 गोल्ड मेडल है भारत के पास, और 8 गोल्ड मेडल हॉकी में होना यह बताता है कि आखिर हम क्यों कहते हैं कि भारतीय टीम का जो इतिहास रहा है हॉकी के खेल में वो बड़ा ही स्वर्णिम रहा है। क्योंकि आप 1928 से शुरुआत होती है, एम्स्टर्डम में जो भारतीय टीम जाती है वो गोल्ड मेडल जीतती है। उसके बाद 1932 में लॉस एंजलिस में भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतती है। उसके बाद 1936 में बर्लिन में भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतती है। ये 3 गोल्ड मेडल लगातार आते हैं। 28 आप जानते हैं ओलंपिक खेल 4 साल के अंतराल पे होते हैं। 28 में, 32 में और 36 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद फिर 1948 में दोबारा गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला शुरू होता है, और 1948 में लंदन में ओलंपिक्स खेले गए थे, वहां भारतीय टीम जीतती है। 1952 में हेलसिंकी में भारतीय टीम जीतती है। 1956 में मेलबर्न में जीतती है। फिर वही आप देखेंगे 4-4 साल के अंतराल पर, यानी गोल्ड मेडल की हैट्रिक यहां भी लगती है जब 1952 और 1948, 1952 और 1956 में भारतीय टीम जीतती है गोल्ड मेडल। उसके बाद 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतती है, और उसके बाद फिर एक अंतराल आता है। उसके बाद भारतीय टीम को गोल्ड मेडल मिलता है 1980 में जब मॉस्को में भारतीय टीम जीतती है। लेकिन इस बीच 1960 में जो हमारा बीच का रह गया, वहां भारतीय टीम ने आखिरी बार सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा 1968 और 1972 यानी मेक्सिको ओलंपिक और म्यूनिक ओलंपिक में भारतीय टीम के पास ब्रॉन्ज मेडल भी है। और
पिछला ओलंपिक तो आपको याद ही होगा जब भारतीय टीम ने जर्मनी को हराया था और भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जिस तरह से मतलब इतने 80 के बाद आप सोचकर देखिए तो सीधा सीधा 4 दशक के बाद मेडल आया था। और ये जो दौर था ना 1928, 1932, 1936, इसकी कहानियां तो कभी आप जाकर खेल प्रेमी जो हैं वो पढ़ें तो मज़ा आएगा। कैसे कैसे मैच जीते हैं भारत ने, 25-25, 26-26 गोल एक मैच में किए हुए हैं। ये सब ध्यानचंद का ज़माना था, जिनको हम दादा ध्यानचंद कहते हैं, जो भारत के सबसे महान खिलाड़ियों में अगर आप उनकी गिनती करें तो उनकी गिनती होती है, बिल्कुल अग्रणी है वो। और जिस तरह का मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आप फिल्मी किस्सा सुन रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं, वो वास्तविकता लगता नहीं है। कहते हैं जब वो रूप सिंह जो हॉकी के दूसरे खिलाड़ी थे, उनके भाई भी थे, तो एक दफ़े वो गोल पोस्ट के पास गए, ध्यानचंद उनको पास दिया और पास देने के बाद वापस लौट आए। तो रूप सिंह ने गोल कर दिया। गोल करने के बाद मैच खत्म हो गया तो वो ध्यानचंद के पास गए। उन्होंने पूछा कि दादा बोलते थे उनको, जैसा मैंने भी कहा, तो बोले कि दादा आपने पास देकर आप वापस चले गए, आपको रुकना चाहिए था, गोल तक गोल हो जाता। तो बोले अगर इस पास पर भी तुम गोल अकेले नहीं कर सकते हो तो तुमको मेरी टीम में खेलने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए मैं वापस लौट आया। तो ये सारी कहानियां इतनी दिलचस्प हैं। और उस हॉकी के दौर से फिर हॉकी जाती है भारतीय टीम की, उसका पतन शुरू होता है, कह लें, उसमें गिरावट आती है। उसकी तमाम वजहें रहती हैं, उन वजहों पर कभी हम लोग अलग से शो करेंगे। आज वो दिन नहीं है जब उस पर हम शो करें, क्योंकि आज तो बड़ा दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है, आज पॉजिटिव रहने का दिन है। लेकिन हाँ, फिर वो भी समय आया जब 2008 बीजिंग ओलंपिक में हॉकी में भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। आप सोच कर देखिए, एक ऐसी टीम जिसके पास 8 बार गोल्ड मेडल हो, वो टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। बहुत बुरा दिन था, बहुत सदमे वाला दिन था भारतीय हॉकी टीम के लिए। कई सारे खिलाड़ी जो वहां पर, मैं भी ओलंपिक्स कवर कर रहा था बीजिंग में, तो कुछ खिलाड़ी जो वहां पर गए हुए थे, पूर्व खिलाड़ी, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिहाज से वहां का मुआयना करना, उसमें कुछ हॉकी के खिलाड़ी भी थे। उनकी आंखों में आंसू ही थे बस इस बात से कि भारतीय टीम नहीं है। फिर 2012 में भारतीय टीम ने क्वालिफाई तो किया लंदन ओलंपिक्स में, वहां भी हम कवर करने गए थे, लेकिन वहां पर भी मेडल नहीं आया, बल्कि भारतीय टीम आखिरी पायदान पर थी। तो वो जो 2012 के बाद से धीरे धीरे हॉकी के लेवल में सुधार होना शुरू हुआ है, टीम में सुधार होना शुरू हुआ है, वो अगर आप देखेंगे तो उसका सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं सबूत है, वो पिछला ओलंपिक्स है, जहां भारतीय टीम ने पोडियम फिनिश किया था। और फिर अब भारतीय टीम जिस मकाम पर खड़ी है उसको हम ऐतिहासिक दिन कह ही रहे हैं, क्योंकि आज अगर भारतीय टीम जीतती है तो फिर वो ब्रॉन्ज मेडल नहीं, बल्कि फिर वो गोल्ड और सिल्वर की लड़ाई के लिए वो लड़ेगी। चलिए अब बताते हैं आपको कि इन दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस है, दोनों टीमों के जो रिजल्ट्स रहे हैं, या दोनों टीमों के जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में जो साख है, क्या वहां पर भारतीय टीम बेहतर है? नहीं, मामूली सा फर्क है। जर्मनी की टीम थोड़ी बेहतर है भारत से रैंकिंग के मुकाबले में। अगर आप बात करेंगे, ये भी आपको हम बताते हैं, भारत के मुकाबले जर्मनी की रैंकिंग बेहतर है। भारतीय आपकी स्क्रीन पर है भारतीय टीम की और जर्मनी की रैंकिंग। जर्मनी वर्ल्ड रैंकिंग में 4थे नंबर की टीम है, जबकि भारतीय टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें नंबर की टीम है। लेकिन जो बात दिलचस्प है वो ये कि ओलंपिक्स से पहले जो प्रैक्टिस मैचेस खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच, उसमें भारतीय टीम का जो पलड़ा है वो एक तरफा भारी है। एक तरफा इस लिहाज से क्योंकि 6 मैच में से 5 मैच में भारत को जीत मिली है। यानी भारतीय फैंस अगर आज ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब भारतीय टीम को उन्हें फाइनल में देखना है, तो इस उम्मीद में कहीं से कोई गलती नहीं है। यही उम्मीद करनी भी चाहिए भारतीय फैंस को, यही उम्मीद करनी भी चाहिए भारतीय टीम को। जिस तरह की परफॉर्मेंस करके भारतीय टीम यहां तक पहुंची है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने दरअसल इतिहास तो उसी दिन रच दिया था जब उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था कई दशक के बाद। और वहां से जो भारतीय टीम को अपना जीत की पटरी पर जो भारतीय टीम चली है, उसमें चुनौतियां भी उसके आगे कुछ कर नहीं पा रही हैं। और वो चुनौती जो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ थी, उस पर तो जितनी भी बात आप करें वो कम है, क्योंकि वो एक ऐसी जीत है जो आज नहीं, आज से 10-20 साल बाद भी लोग याद रखेंगे कि ओलंपिक जैसे बड़े खेल के आयोजन में क्वार्टर फाइनल जैसे नॉकआउट मैच में आपके पास सिर्फ 10 खिलाड़ी थे। और ये भी नहीं कि अगर ये 10 खिलाड़ी के साथ आपको मैच के आखिरी
4 मिनट या 5 मिनट खेलना होता फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन 40 मिनट से ज्यादा का खेल अगर आप एक खिलाड़ी कम है और उसके साथ खेल रहे हैं और उसके बावजूद आप जीत रहे हैं तो इससे बड़ी जीत कुछ हो नहीं सकती है। अब बस उस जीत को थोड़ा सा और फ्लरिश करना है, थोड़ा और चमकाना है। अब बाजी थोड़ी और बड़ी है और वो कहते हैं ना कि जब एक जीत आपको मिलती है इस तरह की तो वो आपके आत्मविश्वास को, आपके जोश को, आपके जुनून को और अलग लेवल पे ले जाती है। वहीं पर इस वक्त भारतीय टीम खड़ी हुई है। भारतीय टीम ने जिस तरह से वो मैच जीता और उस मैच के जो हीरो रहे पीआर श्रीजेश, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पीआर श्रीजेश के होने का मायने क्या होता है। पीआर श्रीजेश, मुझे याद है जब उनकी एंट्री होती है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में, लगभग 2 दशक पहले की बात है, एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर उनकी एंट्री होती है जो बड़ा कॉन्फिडेंट है, मस्त मौला है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लोगों को हंसाता है, अपने डिफेंडर्स को डांट भी देता है अगर गुस्से में होता है तो, क्योंकि गोल अल्टीमेटली डिफेंडर्स का ही काम है गोल बचाना। तो कई बार ये भी होता है कि यार ये पीआर श्रीजेश जो है ना थोड़े आक्रामक हैं, थोड़े गुस्सैल हैं, लेकिन असल में पीआर श्रीजेश एक बहुत ही दिलचस्प इंसान है। इतने बहुत प्यारे दोस्त हैं, मीडिया में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं और उनकी पीआर श्रीजेश से बहुत अच्छी दोस्ती है और वो दोस्ती इसीलिए है क्योंकि वो बहुत प्यार से मिलते हैं और इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद, मतलब पिछले 2 दशक में उन्होंने जो अपना कद है उनका, वो अगर ये कहा जाए कि जमीन से आसमान तक गया है खेल की दुनिया में, तो वो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है। और पिछले मैच में जो बात बार बार मैं कह रहा हूं कि जैसे ही मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ और उसके बाद आप देख लेते हर एक भारतीय खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब तो बाजी पीआर श्रीजेश के पास है और पीआर श्रीजेश के रहते हुए गोल पोस्ट पर विरोधी टीम के लिए गोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गोल तो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि गोल नहीं होते, गोल होते हैं, लेकिन अगर कोई एक पैमाना होता कि मान लेते हैं ये गोल करना 10% मुश्किल है, तो उसको आप सीधा सीधा 20 कर दीजिए अगर पीआर श्रीजेश वहां पर खड़े हैं। किसी भी दुनिया के गोलकीपर के मुकाबले पीआर श्रीजेश के सामने गोल करना दोगुनी बड़ी चुनौती हो जाती है और ये कद उन्होंने अपना हासिल किया है। चलिए अब बताते हैं क्यों उनके लिए ये बहुत खास है मुकाबला, क्योंकि ये पीआर श्रीजेश का आखिरी ओलंपिक है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। 36 साल के श्रीजेश हैं, संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच में वो हीरो थे और जर्मनी को ही हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। पीआर श्रीजेश बिल्कुल तैयार और जिस तरह से उनका सेलिब्रेशन होता है टोक्यो में, तो गोल पोस्ट के ऊपर ही चढ़कर बैठे हुए थे और पिछले मैच में भी जिस तरह से उन्होंने बैठे बैठे अपनी खुशी को जाहिर किया जीतने के बाद, एक गोल रोकने के बाद, वो लाजवाब, मतलब उनके लिए शब्द आपके पास कम है। और हम कहते थे ना क्रिकेट में जैसे होता था कि 2011 वर्ल्ड कप के समय हर कोई ये चाहता था कि सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। सब कुछ सचिन तेंदुलकर जीत चुके हैं, बस एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके पास नहीं है। तो अभी जो स्थिति है, अगर हम हॉकी के खेल में आ जाएं तो लगभग वैसी ही स्थिति यही है कि पीआर श्रीजेश को अगर विदाई देनी है और एक गोल्ड मेडल के साथ, ओलंपिक के गोल्ड मेडल, मतलब इससे बड़ा खेल की दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, यकीन मानिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आसमान में चांद और तारों की जो चमक होती है ना, वो फीकी पड़ जाती है जब सूरज निकलता है। खेलों की दुनिया का सूरज है ओलंपिक, और उस सूरज में अगर गोल्ड मेडल लेकर जाते हैं पीआर श्रीजेश, तो यकीन मानिए मतलब खेलों के इतिहास में अमर हो जाएंगे वो। और यही चाहत है हर एक भारतीय खिलाड़ी की कि वो अपने इस चहेते खिलाड़ी को, अपने इस स्टार खिलाड़ी को जिसने अविश्वसनीय जीतें दिलाई हैं, यही नहीं सिर्फ ओलंपिक्स में ही नहीं, ये तो चलिए बहुत बड़ा मंच है, इसके अलावा भी अगर आप उठाकर देखेंगे पिछले 2 दशक में भारतीय हॉकी में अगर कुछ बहुत बड़ा हुआ, अगर कुछ बहुत सकारात्मक हुआ, तो उसके केंद्र में पीआर श्रीजेश ही रहे हैं अक्सर। तो इसलिए भी भारतीय टीम ये चाहती है कि उनके लिए ये इस मुकाबले को जीते और इस मुकाबले को जीत के पहले फाइनल में जगह बनाए और उसके बाद वहां पर एक और आखिरी बाजी ओलंपिक की लड़कर श्रीजेश की विदाई जो है वो गोल्ड मेडल के साथ हो। ये सपना भारतीय टीम भी देख रही है, ये भारतीय हॉकी फैंस भी देख रहे हैं और ये सपना खुद पीआर श्रीजेश भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके लिए आखिर में मायने क्या रखता है। मायने यही रखता है कि उनका चमकता दमकता करियर अगर गोल्ड मेडल के साथ ओलंपिक के खत्म होगा तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। यही सपना देखकर शायद जब आज से 2 दशक पहले वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के मैदान में उतरे होंगे, या यही सपना लेकर पहली बार जब वो अपने घर से हॉकी स्टिक लेकर आसपास की किसी एकेडमी में खेलने गए होंगे, यही सपना रहा होगा जब पहली बार उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया होगा, तिरंगे के साथ सामने खड़े हुए होंगे और यही सोचा होगा कि एक दिन
हम खड़े होंगे पोडियम पर और हमारे नाम से जब नाम पुकारा जाएगा तो इसी तिरंगे को ऊपर लेके जाएंगे। कितनी बड़ी फीलिंग होती है, आप ये सोचकर देखिए कि कुछ खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक क्यों बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है। ओलंपिक क्यों मैंने कहा कि वो खेलों की दुनिया का सूरज है, क्योंकि एक खिलाड़ी के साथ उस देश का झंडा ऊपर जाता है और जब वो विक्ट्री सेरेमनी होती है तो आपने देखा होगा कि लगभग मैं कह सकता हूं कि हर एक खिलाड़ी जो वहां पोडियम पर होता है उसकी आंखें नम होती हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गर्व की बात है कि आपके लिए आपके देश का झंडा जो है वो ऊपर जाए। कितना आपने मान सम्मान बढ़ाया है अपने देश का, अपने तिरंगे का, ये ही वहां दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर पीआर श्रीजेश के लिए जो मैंने कहा कि वो यही सपना लेकर उन्होंने भी अपना करियर शुरू किया होगा और अब वो इस सपने के बहुत करीब है, इतने करीब है कि अब उनको खुद ये विश्वास होगा कि हाँ, अब इस बार चूकना नहीं है। बहुत खराब दिन भी देखे हैं जब भारतीय हॉकी सिर्फ और सिर्फ गलत खबरों की वजह से मीडिया में आती थी। अगर फ्रंट पेज पर हॉकी के बारे में कुछ छपा है तो 10 में से 9 बार भी नहीं, 10 में से 9.5 बार कोई नकारात्मक बात हुई होगी। आप चेक कर देख लीजिएगा पिछले 10 साल की हिस्ट्री। मैंने बहुत हॉकी कवर की है, अपने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। वहां से निकल कर आना, वहां से टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतना और अगले ओलंपिक्स में यानी पेरिस में आप जिस मुकाम पर खड़े हैं, जहां जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां से बड़े सपने देखने चाहिए और बड़े सपने पीआर श्रीजेश देख भी रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सपना तो असल में एक और भारतीय हैं जिनके लिए देखा जा रहा है और वो तो भाई अपने आप को साबित भी कर चुके हैं। वो स्टार हैं नीरज चोपड़ा। याद है आपको पिछले ओलंपिक्स में किस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और किस तरह से ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले, बल्कि मेडल ही कह लेते हैं, जीतने वाले, गोल्ड तो था ही, वो भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। इससे पहले भारत जब आज़ाद नहीं था तब नॉर्मन प्रीचर्ड ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में मेडल जरूर जीता था, लेकिन वो ब्रिटिश इंडियन थे, वो इंडियन थे नहीं। तो भारतीय मूल और आज़ादी के बाद इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा दिखाइए, आज उनका भी मैदान में जो है वो भी उतरेंगे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। उनका भी आज अपने जेवलिन थ्रो के साथ वो भी अपना दावा पेश करेंगे। क्वालिफिकेशन राउंड है आज और भाला फेंक का जो फाइनल है वो खेला जाएगा 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को फाइनल से पहले, जैसे हर इवेंट में आपने देखा होगा कि एक क्वालिफिकेशन होता है, तो वो क्वालिफिकेशन है आज। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ नीरज चोपड़ा ही नहीं बल्कि किशोर जेना जो दूसरे जेवलिन थ्रोवर हैं वो भी आज अपना भाला फेंकेंगे और वो भी अपना दावा पेश करेंगे। कई बार लोग कहते हैं, अगर आपको भी लगता है कि साहब 140 करोड़ की आबादी है और हमारे पास मेडल्स इतने कम क्यों हैं, आखिर हमसे छोटे छोटे देश इतने कम मेडल्स क्यों ले आते हैं, हमको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। ये मैं कई बार कहता हूं और बहुत ही सकारात्मक तरीके से कहता हूं, फिर वो बात दोहरा रहा हूं, देश की जनसंख्या को ओलंपिक के मेडल से देखना, जोड़ना प्लीज छोड़ दीजिए। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि क्या हम एक स्पोर्टिंग नेशन हैं, क्या हमारे देश में कोई स्पोर्ट्स का कल्चर है। ये सब कुछ अभी बीते 1.5-2 दशक की बात है जब चीजें शुरू हुई हैं, वरना हमारी जनरेशन तक बहुत स्पष्ट तौर पर कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जिस देश में खेल कूद को बढ़ावा ही नहीं दिया गया, फिर उसके बाद विभाजन के बाद के तमाम जो चैलेंजेस थे, फिर उसके बाद गरीबी, कितनी सारी चुनौतियों को पार करने के बाद भारतीय टीम वहां पर, भारत पूरा एक खेल के तौर पर अगर देखा जाए तो अब भारत में खेलों को लेकर जागरूकता आई है। अब लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं और भूलिएगा नहीं, हर चीज को प्रमोशन के लिए स्टार चाहिए होता है। राज्यवर्धन राठौर सिल्वर मेडल लेकर आते हैं शूटिंग में तो अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिलता है, फिर गगन नारंग को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, विजय कुमार को सिल्वर मिलता है और फिर मनु भाकर जैसी एक 22 साल की लड़की ओलंपिक में 1 नहीं 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है। क्यों? क्योंकि तब उस खेल को बढ़ावा मिलता है, तब उस खेल से लोग जुड़ते हैं और हमारे आपके घर के ही बच्चे तो जाते हैं खेलने। हम कितनी बार अपने बच्चों को भेजते हैं, हम कितनी बार अपने शहर में जो स्टेडियम है वहां पर अगर कोई मैच हो रहा है देखने जाते हैं। हम देखने जाते हैं तो हम आईपीएल के पास को पाने के लिए लाठीचार्ज का शिकार हो जाते हैं, पुलिस की लाठियां खा लेते हैं। लेकिन यही भारत के बड़े बड़े एथलीट, जिसमें साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, तमाम बड़े नाम आप जोड़ लीजिए, यहीं पर आकर खाली स्टेडियम में गिनती के लोग होते हैं 20, 25, 50,
उनके सामने खेल के चले जाते हैं। तो अगर हम जनसंख्या से मेडल की संख्या को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उस कल्चर में जाना होगा जिसको हम स्पोर्टिंग कल्चर कहते हैं। सबसे पहले हमें अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको खेलों के लिए वो तमाम सहूलियतें देनी होगी जिसकी जरूरत होती है। सबसे पहले हमें जो ये हमारे स्टार्स हैं जो ओलंपिक में मेडल से चूक भी गए मान लिया, लेकिन जो ओलंपियन हैं जिनके नाम के साथ ओलंपियन शब्द जुड़ा हुआ है, हमको उनको सम्मान देना आना चाहिए, हमको उनको सलाम करना चाहिए कि वो देश को रिप्रेजेंट करके आए हैं। जिस दिन अभी ये जो कल्चर, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय में बहुत बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी और खेलों को लेकर और मेहनत करने की जरूरत है, हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और फिर इस तरह के जो स्टार्स होंगे, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो PR श्रीजेश हो, चाहे भारतीय हॉकी टीम हो, जब इस तरह की चीजें आएंगी, भाई एक बॉक्सर मेडल जीतता है, शहर के छोटे छोटे हिस्से में बॉक्सिंग की एकेडमी खुल जाती है। एक बैडमिंटन खिलाड़ी जीतता है मेडल, बैडमिंटन एकेडमी खुल जाती है। तो ऐसा नहीं है, खेलों को अगर आप वाकई चाहते हैं कि उसमें हमें कामयाबी मिले, हम कामयाब हों, तो एक नीरज चोपड़ा से काम नहीं चलेगा, 10 नीरज चोपड़ा होने चाहिए भारत के पास। एक PV सिंधु या एक साइना नेहवाल से काम नहीं चलेगा। 15-20 साइना नेहवाल, 15-20 PV सिंधु ले आइए, 15-20 मनु भाकर ले आइए, 15-20 PR श्रीजेश ले आइए, और उसके बाद आप देखिए यही मेडल जो हैं इसी ओलंपिक में मेडल्स जो है वो अलग दिखाई देंगे, क्योंकि तब भारत बहुत मिनिमम उसके लिए नहीं लड़ रहा होगा, तब भारत के पास वो नाम होंगे जो विश्व में अपने आप को साबित कर चुके हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हमारा जो स्पोर्टिंग कल्चर है, जो हमारे देश में खेलों को बढ़ावा देने की जो परंपरा है वो और मजबूत हो, और उसी के साथ हमारे ये सपने भी मजबूत हो जो हम कह रहे हैं ना, इंडिया मांगे गोल्ड। भारतीय टीम आज ये इतिहास रचे कि जर्मनी को हराए, पहुंचे फाइनल में, और उधर नीरज चोपड़ा और किशोर जेना पहुंच जाएं क्वालिफिकेशन के साथ साथ फाइनल में। इससे अच्छा दिन कुछ हो नहीं सकता पूरी की पूरी भारतीय ओलंपिक खेलों के लिए। इसी उम्मीद के साथ इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करते हैं। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने बताई ना वो आपको वहां पर अपडेट मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एक और बताई था मैंने कि धनराज पिल्ले लेजेंड है भाई, इस मैच के बाद हम उनसे बातचीत भी करेंगे, वो बातचीत भी आपको हम दिखाएंगे। इसलिए मैंने कहा स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।